मोदी जी से अच्छा कलाकार और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। अब नीतीश जी जहाँ भी रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज। अगर इच्छा है चिराग पासवान जी या किसी की, तो खुल के बोले ना कि भाई हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है कि अब बिहार हमको बुला रहा है? तो भगा दिया था क्या इतना साल से बिहार? महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? आप हैं? देखिए ये आपने बहुत टाइम ले लिया। अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं, तो फिर 3 बारी क्यों वो इलेक्शन जीते हैं? propaganda, all the constitutional institutions are being hijacked. Media is being hijacked. क्या कहना है कि नीतीश कुमार टोटली फिट हैं? रेप पीड़िता के घर क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री? कहीं घटना होती है वहां क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं मुख्यमंत्री? ही इज टायर्ड। फिर सरकार कौन चला रहा है? रिटायर्ड करप्ट ऑफिसर्स। उत्तराधिकारी कौन होगा फिर जेडीयू में? पहले पार्टी रहेगी तब तो। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए जाति के आधार पर? एकदम होना चाहिए। आपने जो अपने बच्चों का नाम रखा, क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? इराज क्यों नाम रख रहे हो? इजाज खान नाम रख लेते हैं। उन भक्तों को ये नहीं पता है कि इराज जो है संस्कृत शब्द है। उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है सनातन का। आपके भाई को लेकर बहुत कुछ सोशल मीडिया में आया है। इसका राजनीतिक खामियाजा आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest today is Tejasvi Yadav, a former Deputy Chief Minister of Bihar and the de facto chief of the Rashtriya Janata Dal. He is currently serving as the leader of the opposition in the state. Before entering politics, Tejasvi was a professional cricketer. Today, he is seen as a political heir of Lalu Prasad Yadav and a key player in shaping Bihar's future. I'm joined in this episode with Mukesh, my colleague. Tejasvi ji, congratulations pehle to. You become a father again, second time. What did it feel like? बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये खुशी जो है शब्दों में बयां की नहीं जा सकती। यू नीड टू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इट। बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग, माता पिता मेरे और बहनें वगैरह सब लोग थी, और एक अलग ही खुशी का एहसास है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब लगता है कि अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ। लेकिन आपकी बेटी उन्हें समझ में आया कि हाँ, भाई है? हाँ हाँ हाँ। What was her reaction? Touchwood, she is very intelligent and she understands. हाँ। और अभी तो I'll show you, अलग से पिक्चर भी दिखा देंगे। हाँ। अब तो गोद में लेती भी है उसको। हाँ, not yet jealous? No, not yet. Not yet. She understands that it's pro. ओके। हाँ, ममता बनर्जी आई थी कंग्रेचुलेट करने के लिए। उन्होंने क्या कहा आपसे? हाँ, नहीं, असल में 9 महीने से मेरी वाइफ जो थी वो वहीं थी, और हर महीने 1-2 दिन के लिए मैं जाता था। तो ममता जी ने पूछा, तुम हर महीने तुम कलकत्ता आते हो, हमको बताते नहीं हो। तो ऑब्वियसली इट वाज अ प्राइवेट थिंग। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा था कि जब डिलीवरी होगी तो हमको ज़रूर इन्फॉर्म करना, मैं ज़रूर आऊँगी। तो आई इन्फॉर्म्ड हर एंड शी केम एंड शी ब्लेस्ड माई बेबी। ओके, दैट्स नाइस। पर यहाँ पर इट्स बिकम अ पॉलिटिकल इशू ऑल्सो। सब कह रहे हैं कि यहाँ पर भी तो अस्पताल है, व्हाई डिड यू हैव टू हैव द बेबी आउटसाइड बिहार? नहीं, ऐसा कोई अस्पताल को लेकर के नहीं, मतलब इसमें तो घर पे ही रहना पड़ता है। आप जानते हैं मैं भी बिज़ी रहता हूँ, मम्मी पापा भी बिज़ी रहते हैं, और इस मोमेंट पे प्रेगनेंसी के टाइम में आपको 24 घंटे कोई एक देखने वाला जो है परिवार का वो चाहिए। तो माई ब्रदर इन लॉ स्टेज इन कोलकाता। आई थॉट इट विल बी फॉर अ चेंज, शी विल बी ऑल्सो दैट। और यहाँ ज़्यादा, क्योंकि सब लोग जानते हैं उनको, बाहर निकलना, टहलना, घूमना, क्योंकि वो हो नहीं पाता है। तो वहाँ कम से कम फ्रीली, कामली शी कैन स्टे विद फैमिली।
तो थोड़ा बेटर होगा इस Okay. थॉट के साथ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग एवरी डे, 14-15 घंटे सड़क पे रहता हूँ। तो फिर मम्मी पिताजी की कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उस हालात में मेरे को लगा कि बेटर होगा कि उनको, हाँ, सब but लोगों की it's- राय थी। It's nice कि आप you found the time to come, and I'm told it's your first podcast. So I'm really looking forward to asking you some political questions क्योंकि चुनाव होने वाले हैं. तो can you tell me a little bit whether your party is prepared to take on this big election machinery of BJP and JDU, और BJP जो है वो I think लगभग तय हो चुका है ओनली कि आवर पार्टी या कांग्रेस पार्टी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद बीजेपी। हम लोगों ने अपने विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बीजेपी और उनकी विचारधारा से हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, कभी पीछे नहीं हटे। और ये चुनाव क्या, पिछला चुनाव में भी वी वर फुली रेडी। और आप कह सकती हैं कि 2020 का जो चुनाव था केवल 12,000 वोटों का अंतर था, और वो 12,000 वोटे का अंतर भी कैसे हुआ रात के अंधेरे में, वो बिहार की जनता सब लोग जानते हैं। अभी भी चाहे कोई आए, ये चुनाव जो है एक परिवर्तन का चुनाव होने जा रहा है, बदलाव का चुनाव होने जा रहा है। जो व्यक्ति 2005 में पैदा हुआ आज वो 20 साल का हो गया है, और इस 20 साल के राज में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी में बिहार नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन सबसे अधिक बिहार में होता है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में है, शिक्षा चिकित्सा में हम फिसड्डी हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो लगातार 2005 के बाद से अपराध बढ़े हैं। जब 20 साल नीतीश जी को मौका मिल गया और प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिला 11 साल, तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी व्हेनेवर ही कम्स टू बिहार, या प्रधानमंत्री जी तो किसी भी राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य को बोलते हैं कि हम नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अब पता नहीं दूसरा नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं हम चीनी मिल को शुरू करके इसी चीनी मिल का हम चाय पियेंगे। 11 साल हो गए, वी हैव बीन वेटिंग कि वो चीनी मिल कब चालू होगी और उस चीनी का चाय प्रधानमंत्री जी कब पियेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, कहाँ है? बिहार की जनता जानना चाहती है कि कहाँ है वो। जो बजट अभी निकला था वो तो कंप्लीट बिहार पैकेज था, बिना कहे कि ऑलरेडी स्पेशल कई स्टेटस है। चीज़ें जो पहले से चल रही हैं उन्हीं चीज़ों को, पुराना चीज़ों को ही अनाउंस किया गया। वो स्पेशल पैकेज में आप काउंट नहीं करेंगी। आप बताओ ना, बिहार के ही मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कपड़ा मंत्री हैं, टेक्सटाइल की जिम्मेवारी है। 9 टेक्सटाइल पार्क में से एक भी बिहार को क्यों नहीं मिला? या कितने केंद्र में मंत्री हैं बिहार के लिए, केंद्र से बिहार में क्या लेके आए? बल्कि यहाँ तो बरौनी वाला जो था उसको भी जो है कहाँ कर्नाटका भेजने की तैयारी कर दिए थे वो कृषि मंत्री जो हैं शिवराज चौहान जी, जब हम लोग ने ट्वीट एथेनॉल किया वाला। था। वो कौन सा था वो? रिसर्च सेंटर था मक्के का। हाँ, मक्के का रिसर्च सेंटर जो था, अनुसंधान केंद्र, उसको भी शिफ्ट करा दिया था। तो बाद में हल्ला हुआ, तब रोकने की बारी आई। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल में बिहार में क्या बदलाव आया? अभी भी भूखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। आखिर बिहार में हम तो ये सरकार से पूछते हैं, आप 20 साल राज में रहे, केंद्र में 11 साल, एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। उनकी तो पूरी फेहरिस्त है। वो कहते हैं कि मतलब बेस्ड ऑन व्हाट? लिस्ट तो कुछ कखा लिख देंगे वो लोग, उससे क्या होता है? ज़मीन पे क्या है?
वो कह रहे हैं कि जैसे जितनी पलायन पहले होती थी उतनी नहीं है, जितने स्कूल पहले थे उससे ज़्यादा हैं, जितने जो टीचर्स थे जो पहले थे वो पेपर लीक इतना नहीं होता जितना पहले होता है, जो क्राइम पहले होता बेस्ड ऑन था, व्हाट? जो जंगल आप राज बिहार पहले के था। लोग हैं यहाँ, किसी से भी पूछ लीजिए 2005 से पहले या 2005 के बाद पेपर लीक सबसे ज़्यादा कब होता है? पहले कहाँ इतना खबर आता था पेपर लीक का? किस बेस पे बोल रहे हैं? देयर हैज़ टू बी सम डेटा ना, और एविडेंस। बिहार में कोई भी परीक्षा ऐसी हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, ये हमको बता दीजिए। वो केवल 17 महीने जब हमारी सरकार थी, और 5 लाख लोगों को नौकरी हम लोगों ने दिया। क्या कह रहे हैं वो कि स्कूलें बना दी, बिल्डिंग बने होंगे, लेकिन उसमें टीचर कहाँ है? टीचर तो हम आए हैं 17 महीने, तो 5 लाख टीचरों को नौकरी पे हम लोगों ने देने का काम किया, तब भरने का काम किया हम लोगों ने। अभी जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ और निर्मम हत्या कर दी गई, पीएमसीएच में उसको जगह नहीं मिली, 4 घंटे बाहर रही, उसकी मृत्यु हो गई, बल्कि कंडीशन ठीक थी, बच सकती थी। हम उसके परिवार के यहाँ गए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं सबको घर बना के दे दिया पक्का मकान, उसका घर तो झोपड़ी में था। हम शहीद के यहाँ गए तो वहाँ शौचालय नहीं था, और ये बोलते कि शौचालय बना दिया। ये केवल ठगने का काम करते हैं, और मोदी जी से अच्छा कलाकार और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है ये पर चीज़ें? अगर ऐसे, अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं, तो फिर 3 बारी क्यों वो इलेक्शन जीते हैं? प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। 11 साल से उनकी All सरकार the है। constitutional institutions are being hijacked. Media is being hijacked. खुल के हम लोगों को कहना पड़ेगा। आप रोज तो टीवी पे होते हैं सच तेजस्वी सच जी। की बातें आपको नहीं लगता स्मिता जी? जितना रोज तो आप टीवी पे हैं, कहाँ से हाईजैक हुआ है मीडिया? रोज आपका बाइट चलता है, रोज आपका स्पीच बाइट चलता चलता है। है, आप लोग तो खाली सवाल हमसे करती हैं ना, तब चलता है। सवाल भी नहीं करेंगे, अगर सवाल नहीं करेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन यही सवाल, यही तो बात आप जो हमको कहने जा रही है, प्रधानमंत्री जी को जरा कहिए कि एक बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो यार। जब अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर बोला जाएगा कि हमारे मुंह पर ताला लगाए। जब हम सवाल पहले करते की हैं तो फिर मीडिया, हमारी गलती स्मिता है। जी, पहले की मीडिया सवाल सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोगों से किया करती थी। आज क्या हो गया, सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल नहीं, सत्ता पक्ष वालों का जो प्रोपेगेंडा होता है वो चलाया जाता है, और सबसे ज़्यादा सवाल कटघरे में ऑपोजिशन के लोगों को लाया जाता है। दैट्स द डिफरेंस बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014। आपके साथ क्या इल ट्रीटमेंट किया है मीडिया ने? आप अपना बताइए, बाकियों का छोड़िए, आप अपना बताइए कि कहाँ से मीडिया, चाहे बिहार की मीडिया हो या नेशनल मीडिया, आपके साथ कहाँ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है? हमारी जब सरकार आती है, जब भी 17 महीने 18 महीने कॉकरोच भी मर जाता है तो इतना बड़ा करके दिखाया जाता है। यहाँ बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है सीतामढ़ी में, वो हम गिना सकते हैं। बिहार में जंगल राज की बात क्यों नहीं आती? अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, उस कारण मौत हो गई, वो तो नहीं आती। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी एक साथ हम लोगों ने दिया। बताओ, देश की किसी राज्य सरकार ने दिया? उस हिसाब से देश भर में मीडिया ने दिखाया। जो हम लोगों ने काम किए, 700 ऐसे डॉक्टर थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कैबिनेट में बर्खास्त किया, जो 10 साल से 5 साल पे ड्यूटी पे नहीं आते थे। कभी इसकी मीडिया ने सराहना की या इस बात को दिखाया? लेकिन हमारे जो चीज़ें हैं, भले ही ठीक है, उत्पादी लोग हर जगह होता है, हर जात में होता है, हर धर्म में होता है, हर पार्टी में होता है। कहीं कौन है, क्या है, जिसको हम लोग भी नहीं जानते, उसको भी आप लोग दिखाओगे कि लालू जी का करीबी, तेजस्वी यादव का करीबी। तो आपके परिवार वाले थे ना, आपके चाचा मामा सब थे ना?
अरे पॉलिटिक्स में, और उन्होंने किया नहीं ना नहीं थोड़ा देखिए, बहुत। हम आप नहीं समझे माफिया बात को, आप मेरी बात को नहीं समझे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना होता है, आरजेडी या अपोजिशन से लोगों को जोड़ दिया जाता लिंक है, किया जाता है। अच्छा। लिंक कर दिया जाता है, और अपने राज को, जो हम लोगों की सरकार थी, उसको एक रूप दिया जाता है कि महाजंगल राज है। बाहर नहीं निकलते थे लोग, बाहर नहीं निकलते थे लोग, उठा के ले जाते थे। ज़रा उदाहरण दीजिए और कंपेयर कराइए। हाउ विल यू कंपेयर लॉ एंड ऑर्डर? इस गवर्नमेंट का अच्छा था या उस गवर्नमेंट का अच्छा था? बेस्ड ऑन अ डेटा। इफ़ यू गो थ्रू द बेस जो डेटा का है, वहाँ तो ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के राज में अपराध की सबसे ज़्यादा बेलगाम है। यहाँ तो पुलिस का एनकाउंटर होने लग गया है। कोई सवाल पूछा? अब हम आपको बताते हैं, और 2-4 और उदाहरण दें। अभी कुछ दिन पहले आप डिप्टी सीएम आए होंगे, उन्होंने बोला तेजस्वी जी ने हमको नहीं बताया, नहीं तो हम शहीद के यहाँ चले गए होते। अगर ये तेजस्वी कह देता तो आज नेशनल मीडिया क्या करती, मेरा खाल नोच लेती। उनसे सवाल तक नहीं किया जा रहा। अब डिप्टी सीएम को नहीं पता कि एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर आ रहा है, जाके सम्मान देना है। और यही नहीं, जो रेप कांड हुआ था अभी, उसमें डिप्टी सीएम कहते हैं कि भाई जो परिवार के लोग हैं उनको बोलते हैं माँ कसम खाओ, बहन कसम खाओ, कोई चर्चा नहीं होती। ये पार्शियलिटी क्या किस लिए कसम खानी? कि पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ। परिवार का आरोप था कि 4 घंटे 5 घंटे हमको बाहर रखा गया, और जो कि सच था। तभी ना आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हटाए हो, और उनके ही घर जाकर के आप पूछते हो कसम खाओ, तुम झूठ बोल रहा है। आप उस पीड़ित परिवार से आप संवेदना प्रकट करने गए हैं या माँ की कसम खिलाने गए हो? लेकिन न्यूज़ में चर्चा में कहीं नहीं है, होगा भी नहीं। कहाँ से आता है ये सब? अब खैर ये सब बात करने का, बिहार की जनता बहुत ही होशियार है, समझदार है, और एक एक चीज़ों को वो जानती है। तेजस्वी जी, सुबह से जितने भी आ रहे हैं अपोजिशन के लीडर, बीजेपी हो या जेडीयू के हो, उनका कहना है कि आप उन पे एलिगेशन लगाते हैं नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार टोटली फिट हैं, आप कहते हैं कि मेंटली टायर्ड है, फिजिकली फिट नहीं है। आप कहते हैं कि रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रही है, करप्शन है, बहुत सारे एलिगेशंस लगा। उन लोग का कहना है कि भाई वो तो इतनी गर्मी में भी घूम रहे हैं, आज भी डबल ये उद्घाटन कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, वो तो घर से निकल नहीं रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में भी गए हाँ। थे, वो कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मिस इन्फॉर्मेशन है। पार्थिव शरीर पे सम्मान देने क्यों नहीं है? जाना चाहिए। एक बार भी मीडिया से इंटरेक्शन करना क्यों बंद कर दिया? आप लोगों ने कभी ये देखा कि नीतीश जी अब मीडिया के सामने कोई कुछ नहीं बोलते? और कई बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर मंच पे खड़े हों, अधिकारी अगर खड़े हों, तो उनका हाथ क्यों पकड़ते हैं? आपने वो वीडियो भी देखा होगा। हाँ। जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तो अपने अधिकारियों से हाथ फैला फैला करके बातें करना, ये क्या दिखाता है? जब बापू महात्मा गांधी जी के जब सम्मान की बात आई थी, सलामी चल रहा था, तो ताली मार रहा था, और सब लोग हाथ उनको बता रहा था नीचे करो नीचे करो। देखिए, एक उम्र का पड़ाव होता है, और हमको ज़्यादा इस पर उनके बारे में इस पर टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता। बट ही इज़ टायर्ड। आप इस बात को समझिए। प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग बोलते हैं टायर्ड है, तो हफ्ता में 1-2 दिन एक रोड प्रोजेक्ट घुमवा देगा, फ़ोटो खिंचवा लेगा, IPRD वाला से डलवा देगा, फिर दूसरा दिन डबल डेकर अगले हफ्ते लेके चला जाएगा। बस पटना के मुख्यमंत्री आवास से 2-3 किलोमीटर दूरी बस। रेप पीड़िता के घर क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री? हम ये जानना चाहते हैं। कहीं घटना होती है, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री?
प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं मुख्यमंत्री? जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तब एक बार भी शब्द अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने जुबान से बोला तो हमको बता दो। तो आप कहते हैं टायर्ड है, तो फिर सरकार कौन चला रहा है? रिटायर्ड करप्ट ऑफिसर्स, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये पीएमसीएच के जो थे सुप्रिंटेंडेंट, वो भी रिटायर्ड ही थे ना। मेरे सरकार गिरने के 2 दिन बाद उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। जो चीफ इंजीनियर जो पकड़ा गया था, उसके घर करोड़ों रुपए रेड में, वो रिटायर्ड ही था ना। मतलब ये रिटायर्ड लोग में ऐसी क्या खूबी है जो अभी लोगों में नहीं है? तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप देखें तो उत्तराधिकारी कौन होगा फिर जेडीयू में? पहले पार्टी रहेगी तब तो। इस इलेक्शन के बाद पार्टी नहीं रहेगी? ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर पार्टी अगर बच गई उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहला काम तो पार्टी पहले बच जाए उनकी। और यही पार्टी बचाने के लिए तो नीतीश जी हमारे साथ गठबंधन किया था, फिर हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था। आप वो स्टेटमेंट देखी होंगी जब इस्तीफ़ा देकर के आए थे, तो नीतीश जी ने साफ कहा था कि जैसे शिवसेना को वहाँ तोड़ रहे थे, झारखंड में जेएमएम को तोड़ रहे थे, और यहाँ नीतीश जी की पार्टी को तोड़ रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। और फिर गए क्यों? अभी तक समझ नहीं आया हमें कि गए क्यों, आते क्यों हैं, जाते क्यों हैं, ये भी नहीं समझ आता। ये बताओ, आप समझ नहीं पा रही हैं तो उस व्यक्ति को बिहार का गद्दी पे बैठना चाहिए। अब क्या बोलते हैं नीतीश जी? इधर जाते हैं तो अरे वो लेके चला गया था, इधर आते तो बोलते वो लेके चला गया था, फिर बोलते आप गलती नहीं करेंगे, अरे फिर वो लेके चला गया था, हम थोड़ी जा रहे थे, फिर बोलेंगे वो लेके चला गया था। जो व्यक्ति अपना निर्णय ना ले पाए वो बिहार का 14 करोड़ लोगों का निर्णय कैसे ले सकता है? पर अगर आज भी अगर वो कहते हैं कि आपके पास आएंगे तो आपके पिताजी उन्हें ज़रूर वापस ले लेंगे, है कि नहीं? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। हमारे पिताजी, हम जानते हैं, हमने भी देखा हुआ है, हमने भी राजनीति देखा हुआ ना, हम जानते हैं ना। अगर वो कहें आज, देखिए, एक बार अगर कोई गलती करे तो ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। अब तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली, अब तो माफ़ी बनती नहीं। और अब नीतीश जी जहाँ भी रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज, बोझ बन करके रहेंगे। और उनकी पार्टी आप मतलब तो, वही है ना, महाभारत में कृष्ण, चलिए मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं तो फिर वही बात चलती है ना कि पांडव लेंगे कि सेना लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप महाभारत का नहीं देखे, ग्लाइडिएटर्स का भी दे सकते, इसका भी दे सकते, ग्लाइडिएटर्स का भी दे सकते, हाँ। 300 मेंस का भी दे सकते हैं। हाँ। तो फिर आप जेडीयू को तोड़ के आप अपनी पार्टी में लेंगे, क्या करेंगे? उनके पार्टी के लोग निर्णय लेंगे। कोशिश जो देखो, अभी जेडीयू को कौन चला रहा है? बताइए। 1-2-4 लोग हैं जो भाजपा से ही आए थे। वही संजय झा जी अरुण जेटली जी के खास थे, ठीक है, राजनीति से कोई मतलब नहीं था। यहाँ के ऐसे एमएलसी बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, वर्किंग प्रेसिडेंट। नेशनल मिशन पे गए थे वो तो पूरा नीतीश जी छोड़िए, वो तो नीतीश जी जो बोलेंगे, मोदी जी या अमित शाह अगर कह दें तो संजय झा अमित शाह जी की बात मानेगा, संजय झा नीतीश जी की बात नहीं मानेगा। ये बात सच है। और आप फील भी करिएगा थोड़े आने वाले समय में, और आप लिख लीजिए। तो एक तो आप संजय झा का नाम बताएं, और और भी लोग हैं, कौन लोग हैं जो आप जिनके बारे में कहते हैं वो हाईजैक कर लिया गया पूरी सरकार? और सब जो पार्टी बदलता रहता है सब। बिहार में तो सब बदलते हैं पार्टी। नहीं, वो हर जगह बदलते हैं आप तो। हाँ। बीजेपी जब से आई तब से वॉशिंग मशीन हो गई, बदलवाती रहती है। तो कभी ईडी लगा के, कभी सीबीआई लगा के, कभी डरा के, कभी धमका के। तो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है अगर एनडीए सत्ता में आती है या बहुमत हासिल करती है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? हमको लगता है कि बीजेपी वाले या कोई भी अभी हो सकता है, और आप सरकार में बैठे हुए लोग आएंगे,
भाजपा के बोलेंगे कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उनको बोले ज़रा अमित शाह जी से एफिडेविट पे लिखवा लें कि चुनाव के बाद वही 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा जिसके साथ रही है उसको ख़त्म करने में लगी है। आप जितनी भी रीजनल्स पार्टी देख लें, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जो भी भाजपा के साथ रहा है सबको तोड़ा। बिहार में देख लीजिए ना, चिराग पासवान जी की पार्टी का क्या किया भाजपा ने, उदाहरण है बिहार में। वही काम जेडीयू के साथ हो रहा था, और अभी लॉन्ग टर्म प्लान पे वो चला गया प्लान। पहले शॉर्ट टर्म पे था, अब लॉन्ग टर्म पे। तेजस्वी जी, इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है? इंडिया अलायंस का ही केवल फ्यूचर है, और किसी का नहीं है। ना कोई मीटिंग हो रही है, ना कोऑर्डिनेशन कुछ हो रहा है, कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है। जब भी होता है, कौन बोला? नहीं हुआ ना, कब हुआ है? हमारी बिहार की बात कर रही है, नहीं, कंट्री वाइड इंडिया अलायंस, नेशनल वाइड। गठबंधन की नहीं बात कर रही, बिहार गठबंधन नहीं, नेशनली इंडिया अलायंस। 2014 से 2025 एनडीए की कितनी बैठक हुई पूरे देश भर में? पर वो इलेक्शन जीते नहीं रहते हैं। नहीं, वो जीतने की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रहा। आप हमको संख्या बताइए तो आप कितनी बार? स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजी होगी, वो इसीलिए तो तभी जीत रहे हैं। बैठक हुई जब इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद मोदी जी ने फिर से पहली बैठक जो है हमारे गठबंधन के बाद बना था। तो इतने साल से क्यों नहीं बैठक कर रहे थे? इतने नंबर है, उनको जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, चुनाव है, जनता मालिक है, चुनना जीतना वो जनता पे छोड़िए ना। हार जीत चलता रहता है, उससे क्या है? हम अपने मुद्दे को लेके, अपने विचारधारा को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता मालिक है, जिसको चुने जनता जो है वो मालिक है। लेकिन लास्ट 19 के इलेक्शन में और आप देखिएगा 24 के चुनाव में अंतर तो काफ़ी पाया आप लोगों ने। बीजेपी की सीटें कम हुई। जी जी, वो तो 400 पार की बात कर रहे थे, उनकी स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं की। ये भी तो है। बीजेपी कहती है कि आपका जो दुष्प्रचार था इंडिया अलायंस का कि संविधान बदल देंगे, उसकी वजह से हुआ था। खैर, वो तो 2024 का इलेक्शन है। अब का जो बिहार इलेक्शन है, जो गठबंधन आपका बनने वाला है, क्या सीट शेयरिंग पर कोई विवाद है या इट हैज़ बीन डिसाइडेड? देखिए, ये गठबंधन की अंदर की बात है, और ये हम लोगों को तय करना है। और एक बार चीज़ें तय हो जाती हैं तभी हम लोग मीडिया को बुला के पब्लिक प्लेटफॉर्म में जी, पर हम लोग पहली रखते बार हैं। राहुल गांधी थोड़े सक्रिय लेकिन- हैं इस बार। उन्होंने दैट यात्रा इज गुड। निकाली। इज द ऑपोजिशन लीडर है ना पूरे देश के, तो जाएंगे क्यों नहीं? प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री भी जाते हैं। अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों की इश्यूज उठा रहे हैं, जनता की इशू उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए ना, अभी मांझी जी चिराग पासवान के बारे में क्या कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। वो बोलते हम इतना सीट पे लड़ेंगे, वो बोलते इतना सीट पे लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को, आपको नहीं, मीडिया के लोगों को केवल दिखाई देता कि इंडिया में ही तनाव चल रहा है, एनडीए में तनाव नहीं चल रहा। मुकेश जी यहाँ बैठे हैं, इनसे हिस्ट्री निकलवा लीजिए कि कब मांझी जी ने कितने सीटों की डिमांड की, और मांझी जी ने चिराग के बारे में कल क्या कहा, या चिराग जी ने मांझी जी के बारे में क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। इन लोगों में तो हमको नहीं लग रहा कि ऑल इज़ वेल। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी, कभी आप बहुत नीतीश जी के करीब हुआ करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि अब तो यही पार्टी चलाएगा, यही भविष्य है। आजकल चिराग जी बहुत जाते हैं, हर महीने में 2-3 बार वो जाते हैं सीएम हाउस। उनको भी वही कहा जा रहा है क्या जो आपको कहा जा रहा था कि अब यही भविष्य है? देखिए, ये जब मेरे को कहा गया और सरकार गिरी पहली बार 2017 में, तो हमने विधानसभा में कहा था कि चिराग जी आप जाइएगा, आपको भी यही कहेंगे, थोड़ा बच के रहिएगा, ये नहीं कि चढ़ जाइएगा। वो चढ़ाते अच्छे से है ना, तो हम लोग तो जानते थे। हम लोगों को तो फिर भी कोई लोभ था नहीं, 2 बार उनको मुख्यमंत्री माना, और हम लोग तो इंडिया अलायंस बनाना था, तो फिर दोबारा हमने मांगा। लेकिन हम लोगों का ये, नीतीश जी से जो भी व्यक्ति मिलता है, नीतीश जी बस यही कहते हैं अब तो तुम ही लोगों को ना देखना है। तो ये इनका मतलब एक होता है ना कि उनका फिक्स हो गया है
कि बस जब भी भाषण देंगे तो हर जगह एक ही बात बोलेंगे, वो आपको भी पता है क्या बोलेंगे। तो आप जब पर्सनली मिलने जाइएगा तो बात वो पॉलिटिकल लोगों को यही बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी जाए, जीतन राम मांझी जी जाए, संतोष मांझी जी जाए, चिराग पासवान जी जाते होंगे मिलने, सम्राट चौधरी जी जाते होंगे, विजय सिन्हा जाते होंगे, सबको नीतीश जी यही बोलते, अब तो आप ही लोगों को देखना कि तो तुम ही लोग ना हो। तो ये फिक्स है इसमें, मतलब ठीक है। एक जगह 2024 में हमने देखा था कि आपके इर्द गिर्द बहुत ही एक्टिविटी था, आपने बहुत सारी रैलियां की, 200 कुछ रैलियां की। इस बार क्या प्लान है आपका, रैलीज के तौर पर या सोशल मीडिया, कहाँ पर इलेक्शन जीता जाएगा? वी विल सी अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन कितने फेज़ में चुनाव कराती है और कितना गैप देती है चुनाव के प्रचार प्रसार का, उसके ही अनुसार जो है हम लोग अपना कार्यक्रम बनाते हैं और कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लालू जी भी कैंपेनिंग करेंगे? अभी उनकी सेहत उस प्रकार नहीं है। और परिवार के और कौन हैं जो पॉलिटिक्स में उतरेंगे इस बार? अभी तो फिलहाल कोई नहीं। आपकी सिस्टर्स कोई अभी भी तो नहीं? अभी कोई नहीं। ओके। हम लोग बहुत पीछे हैं मांझी जी और चिराग पासवान जी से। संख्या में भारी हैं लेकिन फिर भी पीछे है इस मामले में। तेजस्वी जी, आजकल देखा जाता है कि कभी आप रहते थे साथ में नीतीश जी की, जब भी वो कहीं जाते थे नीतीश जी, सम्राट जी आजकल बिल्कुल पार्टी के लोग और आप लोग भी कहते हैं दत्तक पुत्र के तरह नीतीश जी के आगे पीछे रहते हैं, 1 मिनट भी नहीं छोड़ते हैं, क्या रीज़न है? अब आएंगे तो उनसे पूछिएगा ना भाई, और जब बोलेंगे तो हमको बैठा दीजिएगा, हम उनको सलाह दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है तेजस्वी जी, आप लोग पे हमेशा आरोप लगता है कि भाई आप लोग मुसलमानों के हितैषी हैं, ऐसा अपोजिशन बीजेपी वाले हमेशा कहते रहते हैं, कोई नई बात है नहीं। लेकिन आपने जो अपने बच्चों का नाम रखा, वो बेटी का नाम कात्यानी माता दुर्गा के नाम पे, बेटा का नाम इराज वो हनुमान जी के नाम पे, तो क्या उस पे मैसेज भी, क्या देना चाह रहे हैं? जब इराज हमने नाम रखा, जब लालू जी ने घोषणा की सोशल मीडिया पे, तो कई ऐसे भक्त लोग थे कमेंट करने लगे कि इराज क्यों नाम रख रहे हो, इजाज खान नाम रख लेते, ईरान और इराक रख लेते। उन भक्तों को ये नहीं पता है कि इराज जो है संस्कृत शब्द है और इसका मायने है पवन पुत्र, जो कि हनुमान जी का नाम है। तो उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है सनातन का। जो भाजपा वाले लोग हैं उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का ना ही धर्म का। वो अपना उनका अलग फैशन है। नहीं, सवाल तो यही उठता है ना कि वो MY वाला जो ग्रुपिंग है, इसी की वजह से आप नहीं नहीं, क्या कैसी बात कर रही है? MY कहाँ ग्रुपिंग है? MY मतलब हमको अगर लोग वोट देते हैं तो हम उसको टैग लगा देंगे क्या? नहीं, अखिलेश पे भी यही कहा जाता है ना। क्यों कहा जा रहा है? ये तो गलत बात है ना। अगर पर ये कर्नाटका में भी होता है, ये वोकली का वोट है, ये वोट है। अगर हरियाणा में अगर हरियाणा में, साउथ हरियाणा में जो अहिरवाल क्षेत्र है, अगर बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ जीती तो आप MY का नहीं, वहाँ पे भी बोलते हैं जाट वोट है, मुस्लिम वोट है, नहीं, ये सब वहाँ बोलते भी हैं ना। तो बोलो यादव देखो। नहीं, पर ये आई एम नॉट सेइंग इट नेगेटिवली, आपका स्ट्रांग पॉइंट है तो MY वोट है स्ट्रांग पॉइंट। भाई अगर कोई, वही तो हम बोले, अगर कोई वोट देता है तो हम तो उसकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, उसकी बात को उठाएंगे। लेकिन जब 12,000 का ही केवल पिछले बार डिफरेंस था तो हमको तो वोट हर जात हर धर्म के लोगों ने दिया ना, तो हम तो सबकी बात करेंगे ना। आप देखिए केवल कितना का अंतर था, 12,000। मतलब 6-7 सीटें और हमारी होती तो हमारी सरकार होती। 15 सीट का फर्क था ना। आप कह सकते हैं कि 110 पहले था, 4 AIM के आए तो 114 हुए, 122 मेजॉरिटी के लिए चाहिए, तो आप समझिए कि 6 और 2 8, 7-8 सीट। इस बार AIM के कितने लोगों को तोड़ेंगे आप? ओवैसी जी बहुत खफा हैं। अब देखिए हम कहाँ, हम लोग तोड़ने वाले लोग नहीं है, जोड़ने वाले लोग हैं, हमने जोड़ा है। वो कहने की बात है ना।
वो कहने की बात है, तो मेरी कहने की बात ये है कि फिर तो आप वही नीतीश वाली का बात कर रहे हैं ना नहीं। कि आप वो मेरे को नहीं, ले लोग आए, आए मैं ना। उधर से चला गया। नहीं नहीं, जो देखिए, चारों विधायक अपने मर्जी से आए। हमारी हम तोड़ के उनको क्या दिए हैं जो वो आएंगे, बताइए तो। सरकार में आएंगे तो फिर मंत्री पद मिलेगा कहाँ उन्हें? मंत्री बने वो? अगर आपकी सरकार आती है तो। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि वो आ जाएगी, वो लोग नहीं जान रहे हैं। उन लोगों को भी तो पता है कि आठ कहाँ से आएगा। वो तो अपने मन से है, हमारे पास क्या था देने के लिए। लेकिन उनका ये कहना था कि एक सेकुलर फोर्सेस जो है यूनाइटेड रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस बार इंडिया अलायंस में अगर ओवैसी साहब आते हैं तो आप उनके साथ मिलेंगे? अभी हमारी कोई इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। अच्छा तेजस्वी जी, क्योंकि बहुत कम सीटों से आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी, उस पर आपने कई एलिगेशंस लगाए थे, वो बाद में पूछेंगे। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि आपको कोई मलाल है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आरजेडी ने, लेफ्ट ने भी किया, लेकिन कांग्रेस को आपने जितनी सीटें दी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी लुटिया तो उसने डुबो दी। कहने के लिए लोग कहें वो अलग बात है, लेकिन हम सब लोगों ने कमेटी बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, सब कमिटीज़ बनाई हैं, और लास्ट एक्सपीरियंस के बाद विनेबिलिटी को देखते हुए आगे उसी हिसाब से विल मेक अ स्ट्रैटेजी एंड विल वर्क टुगेदर, और मिल करके हम लोग काम और चुनाव दोनों लड़ेंगे, और कमियों को, जो भी कमियां होंगी हमसे या किसी से भी, उस कमियों को भी दूर किया जाएगा। तभी ये कमिटीज़ वगैरह हम लोगों ने बनाई है, क्या एजेंडा रहेगा, क्या लोगों के मुद्दे रहेंगे, इन सब पे काम चल रहा है। चाहे सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, हमारा प्रेजेंस कैसा होना चाहिए। तेजस्वी जी, सबके सोशल मीडिया की बात करते हैं तो जब आपके पिताजी जब पॉलिटिक्स में सक्रिय थे तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों की प्राइवेट लाइफ्स के बारे में इतना पता नहीं होता था लोगों को। अब बात बदल गई है, आप अगर डिनर भी खाने जाते हैं तो सोशल मीडिया में फ़ोटो आ जाएगा। आपके भाई को लेकर बहुत कुछ सोशल मीडिया में आया है, इसका राजनीतिक खामियाजा आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक प्राइवेट चीज़ें अलग है, पर्सनल चीज़ें अलग है। अगर हम यहाँ नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में बात करें कि यशोदा बहन उनके साथ क्यों नहीं रहती हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज़ अ प्राइवेट थिंग, और एंड आई डोंट वांट टू डू अ पॉलिटिक्स जिससे देश या बिहार के लोगों का, इससे क्या भला होने वाला है, बताइए। नहीं, पर उनके प्राइवेट लाइफ को भी सोशल मीडिया में उछाला गया था। अब देखिए, ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, उनकी बातें आई हैं। जहाँ तक मेरे बच्चे की नाम की बात आई थी, हमने अपने पक्ष को रखा है। जो भी होगा वो अपने पक्ष को रखेंगे, और बाकायदा लालू जी ने जो निर्णय लिया है उस पर हम लोग सब लोग मानने वाले लोग। मैं एक दो सवाल स्टूडेंट से पूछूंगी। कुछ, हाँ, देयर इज अ गर्ल राइट एट द बैक, माइक दे दीजिए उन्हें। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है बिहार के पॉलिटिक्स में सही मायने में नए चेहरों को मौका मिल रहा है, और आपकी पार्टी में नए चेहरों के लिए क्या स्कोप है, और आपके लिए क्या अहमियत है नए चेहरों की? मतलब ये युवा की बात कर रही है। नहीं, अगर पॉलिटिकल फैमिली का कोई ना हो, जैसे आपने बाकियों के बारे में कहा, और सामने कारी शोएब है, सामने राजेश जी हैं, और हमारे इस बार, पिछले बार सबसे ज़्यादा नौजवानों को हमने टिकट दिया था जो हमारे परिवार के भी नहीं थे, और सब चुनाव जीत के हैं। सबसे युवा विधायक अगर कोई है तो हमारे दल के हैं। और देखिए, बिहार जो है देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे युवा प्रदेश है। हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश है, और इस युवा देश में सबसे युवा अगर कोई प्रदेश है तो वो बिहार है। ऑलमोस्ट नियर अबाउट 60% युवा है, और हम दिल से चाहते हैं कि युवा जो है आगे बढ़े, राजनीति में आए, डिसीज़न मेकिंग में आए, पॉलिसी मेकिंग में आए, ये हम दिल से चाहते हैं। और एक गैप भी हो गया ना, जनरेशन गैप भी हो गया। तो अगर नए पीढ़ी के लोग आएंगे और जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी 60% है, तो उनकी समस्याओं को और बेहतर ढंग से वो जान पाएंगे और निदान कर पाएंगे। अब आगे का जो ज़माना है वो पूरा टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना आने वाला है, वो आप भी जान रही हैं। अब
नीतीश जी को ये बातें नहीं समझ में आती। नीतीश जी को मोबाइल भी समझ में नहीं आता। अगर मोबाइल फ़ोन अगर आप रख लें मीटिंग में, तो उनके दिमाग में केवल एक ही बात आता कि मोबाइल जो है, इसके वजह से दुनिया 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी सोच है। वो भले कुछ क्या कह के बोलते हैं, वो अलग कारण है, लेकिन ज़माना जो आने वाला है, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, AI, जो हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो उसको समझने वाला जो नई पीढ़ी है, अगर वो लोग अगर पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आए, तो हमको लगता है कि इससे बेहतर क्या होगा। पढ़ी लिखी जो पॉपुलेशन है और जो सर्विस क्लास के लोग हैं, वो अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं भेजना चाहते कि ये दलदल है, करप्शन है, पावर प्ले है, आप कहीं नहीं जाएंगे। सो यू नो, people don't want to send their children into politics. No, I don't think so. No? Not in my state it is like that. अच्छा। मेरे एक को और नहीं बात आपसे मैं पूछना चाहूँगी, प्रशांत किशोर ने कुछ पर्सनल अटैक्स आप पर किए थे कि आप यू आर नॉट पास्ट 10th स्टैंडर्ड, ऐसे करके जब वो कहते हैं, तो डज इट हर्ट यू? No, it doesn't hurt me. डिग्री लेकर के ही आप जो है सब क्वालिटी आ जाए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, उसका भी एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो है वो काम आता है। एंड आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन। हम तो क्रिकेटर थे, तो इसकी बात वो नहीं करेंगे। लेकिन डिग्री की अगर बात आती, तो प्रधानमंत्री 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या डिग्री है आज तक देश के लोगों को मालूम ही नहीं है। पर उन्होंने कभी आपके बारे में ऐसे नहीं कहा। लेकिन हमारे ऊपर आ रहा है, तो हम तो उदाहरण देंगे ना, जो सर्वोच्च पद पे बैठा हो। ठीक है। आप मानते हैं तेजस्वी जी की जाति जो है बिहार में एक बड़ा फैक्टर है? अगर एक सवाल तो ये है, दूसरा कि आप जिस जाति ये से जाति तो सच्चाई है ही ना, तो फैक्टर तो हो गई। ये तो सत्य है, और ये कोई लालू जी और तेजस्वी यादव तो लेके नहीं आया, ये तो कई सदियों से चला आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए जाति के आधार पर? एकदम होना चाहिए। टू स्टूडेंट्स आई थिंक वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा, आप पूछना चाहते हैं? पत्रकार अमित कुमार है, और मेरा सवाल है कि आपने कहा था कि कास्ट सेंसस की आप लोगों ने डिमांड की थी, और इस वजह से मोदी जी को कास्ट सेंसस के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर कैबिनेट ने डिसीजन लिया। राहुल गांधी का भी यही कहना है। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आपके दबाव में या फिर कांग्रेस पार्टी के दबाव में कास्ट सेंसस बीजेपी को कराना पड़ रहा है? देखिए, यही मोदी जी हैं जो कहते थे कि ये कास्ट सेंसस जातीय विध्वंस पैदा करेगा। अब वो क्यों मजबूर हो गए करने को भाई? क्योंकि जातीय गणना जो है, कास्ट सेंसस जो है, वो सच्चाई जो है देश की वो बताएगा। इसमें हमने पहले भी कहा है, कौन मजदूरी करते हैं, कौन भूमिहीन है, कौन गरीब है, कौन जात के लोग हैं सबसे ज़्यादा, कौन जात के लोग को सरकारी नौकरी कितना है, कितने लोग जो है ठेला धोने का काम करते हैं, कचरा साफ करने का काम करते हैं। ये सारा पिक्चर जो है सामने आएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट वो डेटा लेकर के आप जो साइंटिफिक डेटा जो आएगा, आप बजट आप उस हिसाब से बना सकते हैं। किसको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप जो है अपना आप बजट बना सकते हैं। लेकिन ये इशू जो है लालू जी ने कई एक बार उठाया, और जब देवगौड़ा जी थे प्रधानमंत्री, उस समय जनता दल के अध्यक्ष मेरे पिता होते थे, और उन्हीं के कैबिनेट में ये तय हुआ था, क्योंकि हर 10 साल बाद आपका 10-11 साल बाद जो होता है प्लानिंग कमीशन, वो सेंसस होता है। अच्छा, तो 2001 यानी 97 में ये निर्णय लिया गया था कैबिनेट में कि जो अगला सेंसस जो होगा, यानी 2001 उस समय के हिसाब से, उसमें जातीय जनगणना ये लोग कराएंगे। 2001 में प्रधानमंत्री बने अटल जी, और भाजपा की सरकार ने इसको मना कर दिया, निर्णय को बदल दिया। आज भी अगर ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो कैबिनेट नोट है, ये 97 वाले ही नोट के आधार पर ही बना है। अगर आप देखें तो
जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो लिया था उसके आधार पे बनाया। तो उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के लालू जी थे, ये हम लोगों का दल का निर्णय था। और एक बार नहीं, यूपीए की भी सरकार रही तो उस समय भी नेताजी, शरद जी, लालू जी ने आवाज़ को उठाया, सड़कों पर भी हम लोग आए। और यहाँ बिहार में हम लोगों ने तो दोनों हाउस में पास करवाए मेरे प्रस्ताव पे, और मेरे प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से हम लोग सब लोग मिलने गए थे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा ही प्रस्ताव था कि अगर वो ना माने मोदी जी तो हम लोग अपने बलबूते, अपने राज्य सरकार अपने खर्च पे कराएंगे, जो किया। तो ये तो क्रोनोलॉजी है। और उस समय भी जब हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो हमने जितने भी नेता थे, देश भर के बड़े नेता, उन सबको चिट्ठी हमने लिखा था। वो सारा आप देख लीजिएगा, सारा सब कुछ है। अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी भी इस मुद्दे को बखूबी मजबूती के साथ जो है उठा रहे हैं। तेजस्वी जी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो भी राहुल गांधी बिहार में आके मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि 2500 रुपये देंगे। राहुल जी कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे तो ठीक लगेगा। उन्होंने अलग से अरे एक ही अलायंस में ना है, नहीं, उन्होंने तो तो अलग हमारा मुद्दा तो हम लोग तय कर लेते हैं ना, थोड़ी हर चीज़ सड़क पे जाके तय करना। अच्छा, एक ऑडियंस से एक सवाल ले लेते हैं, एक दो सवाल, फिर आपको तो मौका मिलता ही है सवाल पूछने का। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आपसे ये सवाल है कि एज अ मीडिया स्टूडेंट हमारा जो सेक्टर है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए एक तो कॉलेजेस बहुत कम हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है पर वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बट पटना में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या रोड मैप होगा? देखिए पहली बात तो मीडिया में नौकरियां नहीं है, तो इतने कोर्सेज करो ही मत आप। लेकिन इनको करना है आजकल तो बस चैनल खोल लो बस यूट्यूब पे। लेकिन उसके लिए कोर्स भी नहीं करते। लेकिन जायज़ बात है, व्हाट प्रोफेशन जिनको इसमें आना है, अगर वैसी सुविधाएं अगर हमारे राज्य में नहीं है तो क्या होना चाहिए। आप जानते हैं कोटा है, पढ़ने वाला भी बिहारी, पढ़ाने वाला भी बिहारी, खाना बनाने वाला भी बिहारी और गार्ड भी बिहारी, इंफ्रास्ट्रक्चर बस है वहाँ। यहाँ उस हिसाब का एजुकेशनल हब जो है बनाया जा सकता है, लेकिन है नहीं। हमने पूछा भी यही सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अब कोटा से सब यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। अब पता नहीं, अब तो कोटा जाके देख लीजिए खाली हुआ है कि नहीं। कोविड के टाइम में तो हम देख रहे थे कि भाजपा के नेता ही जा जा करके अपने बच्चों को ला रहे थे। झूठ बोलना इनकी कला है और उसमें माहिर है। वो कौन बोले, विजय सिन्हा। नाम नहीं लूँगी, आप जब पॉडकास्ट चलेगा अब तक देख लीजिएगा। तो सारे आके वही कह रहे थे कि वहाँ पे अब कोटा खाली हो रहा है, कोटा के सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं। जो बच्ची सवाल पूछी है उसी से जवाब ले लीजिए। देखिए पीड़ा होती है, बिहार से लोग पलायन किन कारणों से करते हैं? पढ़ाई के लिए करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं, चिकित्सा के लिए करते हैं और रोज़गार नौकरी के लिए करते हैं। अगर हम एजुकेशनली अगर अपने बिहार को इस हिसाब का बना लें, हेल्थ वाइज ऐसी फैसिलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल अगर हम लोग दे दें तो ये पलायन जो है वो रुक जाएगा और रोज़गार नौकरी की भी व्यवस्था होगी और बिहार का जो रेवेन्यू है बिहार में ही खर्च होगा, तो बिहार में घूमता रहेगा पैसा भी, उससे भी फ़ायदा है। तो हमको लगता है कि जैसे आगे हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी कमेटी बनी है पॉलिसी में, कि अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को अगर हम लोग इंडस्ट्री का अगर दर्जा देते हैं तो कितना सक्सेसफुल रहेगा। तो इस पे वी आर डिस्कसिंग, और जो भी होगा आगे एजेंडा हम लोगों का मैनिफेस्टो, उसमें वी विल इंक्लूड इट। आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को और सवाल पूछिए जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अनमोल गुप्ता है। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप युवा नेता हो, आपका यूथ में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बट एज अ यूथ हम आपकी बातों पर कैसे भरोसा करें, क्योंकि बातें तो सब करते हैं। आप 17 महीने देखे मेरे को जी, 17 महीने का काम देखा आपने मेरा?
अस्पताल में कोई मंत्री छापा मारता था क्या? कोई बीजेपी का मार रहा है? 5 लाख सरकारी नौकरी लगी। आईटी पॉलिसी हमने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था ये पॉलिसीज़ भी ज़रूरी है। जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला, और स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत 73 ऐसे खिलाड़ियों को भी हमने डीएसपी और अधिकारियों के पद का प्रावधान किया है, जिसमें उनको नौकरी मिले हैं, जो बिहार और देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम किया। देखिए, फोकस एजुकेशन का रहा है, हेल्थ का हम लोगों का रहा है, नौकरी रोजगार का रहा है। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का बिहार हम लोगों ने एमओयू साइन करवाया। एसटीपी जो जल जमाव की स्थिति होती थी शहरों में, 18 ऐसे शहरों को हम लोगों ने एसटीपी जो है वो देने का काम किया। हम लोग देखिए, जो 17 महीने में काम किया वो इन लोगों ने अब तक नहीं किया, चाहे आरक्षण बढ़ाने की हो या जाति आधारित गणना हो, जो मानदेय बढ़ाने की बात हो, सारे काम को हम लोगों ने किया है। लेकिन लोग हमारे पास आते हैं, लोगों को उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि कभी लाठी पड़ती है तो तेजस्वी के पास लोग आते हैं। क्यों आते? क्योंकि उन नौजवानों का भरोसा है हमारे ऊपर, और हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों की बात को जो है रखा जाए। नौजवानों का क्या इशू है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का ये इशू है, और इसी बेस पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं। छात्रों के लाइफ को बेहतर हम लोग बनाए। 17 महीने में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन मेरे हटने के बाद और उससे पहले पेपर लीक हमेशा होता था। तो ये तो सच्चाई है ना। तो आप अगर देखें तो थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा आपको, लेकिन और जो लोग हैं वो लोग क्या किए हैं इसका भी अध्ययन कर लीजिए। आप ज़रा सवाल पूछिए सम्राट चौधरी जी से, बीजेपी के, नीतीश जी का छोड़ो, बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। एक काम बता दीजिए सम्राट चौधरी जी ने जो बिहार के लिए किया हो अब तक, जो दिखता हो, और विजय सिन्हा जी ने जो काम किया हो वो बता दो। काम नहीं, इन लोगों ने केवल कारनामे किए। दोनों में कंपटीशन होता, कौन कितना गाली देगा, लालू जी को और तेजस्वी को। एक कम दिया तो उसके बाद दूसरा जो है और गाली देता है बुला करके। और इनके प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं जो खुद को ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था कि मैं गाली का डिक्शनरी हूं। अब ये तीसरे आ गए कंपटीशन में। लालू जी और तेजस्वी से इनकी दुश्मनी नहीं है, इनको आपस में अपनी लड़ाई है कि कौन मोदी जी का ज़्यादा टीटीएम करेगा। जो लालू जी तेजस्वी को सबसे ज़्यादा गाली देगा उसको मोदी जी प्रमोशन देंगे। इसी कंपटीशन में लोग लगा रहता है। अब बिहार का एक काम हम तो पूछ रहे, कोई एक काम बता दीजिए जो इन दोनों ने किया हो, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। कोई काम नहीं, दिन भर बकैती करना, एक पगड़ी कभी बांध लेंगे, कभी उतार देंगे, कुछ कर लेंगे, कोई मतलब ही नहीं है उसका। इतने साल के बाद भी उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, ऐसे क्यों? आपके हिसाब से ऐसे क्यों हुआ है? कोई लायक ही नहीं ना। लायक होता तो आता ना। देखिए, नहीं देखिए, इसमें देखिए बीजेपी को देखिए सुशील मोदी जी ने बिहार में मजबूत किया है, ये हम मानते हैं। सुशील मोदी एक मान सकते थे, चेहरा है जिस पे लोग जो है भरोसा कर सकते थे। ईमानदारी से हम बोल रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद बता दो कौन है। लोग चेहरा नहीं जानते हैं, नाम तो दूर की बात, कोई कहाँ गांव में इन लोगों को पहचानता है। महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? आप हैं? देखिए ये आपने बहुत टाइम ले लिया, हम क्योंकि 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, तो उसका ये मतलब सब चीज़ तय है। समय कब आएगा ये हम लोग बताएंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी।
कह रहे हैं कि एक मीटिंग हुई थी जहां खरगे जी भी थे और राहुल गांधी जी भी थे और 440 वोल्ट का शॉक लगा था तेजस्वी जी को, और परसेप्शन है हम लोगों को। कि उसके बाद आपने कभी नहीं कहा कि मैं हूँ। कभी भी ऐसी बात है ही नहीं। पता नहीं क्या बाहर लोग बात करते हो अपना। लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस एक जैसा नहीं दिखता है। यहाँ तो एनडीए नहीं दिखता एक जैसा। मांझी जी कुछ बोलते हैं, चिराग कुछ बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ बोलते हैं। कांग्रेस और आरजेडी तो सबसे पुराना अलायंस पार्टनर है, अब तक नहीं टूटा है। फिर भी इसको तोड़ने में लोग लगे रहते हैं। लोग बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप भी जानते हैं हमारा रिश्ता, गांधी परिवार का रिश्ता कैसा है। कोई शौक नहीं, हम लोग की अपनी स्ट्रैटेजी है और समय पे जो है सब कुछ तय है कि कौन होगा नहीं वो तय है, बस टाइम का इंतज़ार है। लास्ट क्वेश्चन। अचानक से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान के पार्टी के लोग उनको अपने आप को कहते हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। मतलब ये कैसे, मतलब एनडीए में तो ऑलरेडी लोकतंत्र में अगर वो अपने पार्टी के नेता को अगर देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री रूप से तो क्या दिक्कत है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुल के आना चाहिए। अगर इच्छा है चिराग पासवान जी या किसी की तो खुल के बोले ना कि भाई हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है कि अब बिहार हमको बुला रहा है। तो भगा दिया था क्या इतना साल से बिहार? नहीं, लॉजिक होना चाहिए ना। बिहार बुला रहा मतलब कि आप बिहार से जीते हो, बिहारी हो, बिहार से केंद्र मंत्री के कोटा में हो, अब बोल रहे बिहार बुला रहा है। अब कहिए आपकी इच्छा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, बोलना चाहिए, खुल करके बोलना चाहिए। हम तो जहाँ जाते हैं हम बोलते हैं कि भाई हमको सरकार ही नहीं बनाना बल्कि हमको बिहार बनाना है, उसके लिए एक मौका दे दो। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। आप पॉडकास्ट में आए, आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस टू द बेबी टू। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड योर बेस्ट विशेस। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.